आमिर जेठानी लाई गरीब देवरानी के लिए लाखों की ड्रेस। रेणुका अपनी सहेली की शादी की पार्टी में खड़ी हुई मन ही मन सोच रही थी। हे भगवान, यहाँ सभी लोग इतने सुंदर सुंदर नए कपड़े पहन कर आए हैं और मैं इतने पुराने कपड़े पहन कर आई हूँ। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा करती हूँ कि जल्दी से खाना खाकर मैं चुपचाप यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर रेणुका जल्दी से आगे बढ़ने लगती है। तभी शालिनी अपनी सहेलियों के साथ रेणुका के पास आती है और उसके कपड़े को ध्यान से देखते हुए कहती है, अरे रेणुका, ये क्या? फिर तू इन पुराने कपड़ों में शादी में आ गई? कम से कम शादी ब्याह में तो ढंग के कपड़े पहन लिया कर। ये देख, मैंने इस शादी के लिए स्पेशली 25,000 की नई ड्रेस खरीदी है। कैसी लग रही है मेरी ड्रेस? हाँ शालिनी, सचमुच तेरी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। और आज ही क्यों? तेरी ड्रेस तो हमेशा ही सुंदर रहती है। वो तो ठीक है, पर तुझे भी ढंग के कपड़े पहनकर शादी में आना चाहिए। ऐसे पुराने कपड़े शादी में कौन पहनता है? हाँ यार रेणुका, शालिनी ठीक कह रही है। पिछली शादी में भी तू यही पहनकर आ गई थी। तेरी ये ड्रेस कितनी पुरानी हो गई है, तू इसे फेंक क्यों नहीं देती? अब और कितने दिन तक इसी ड्रेस को पहनती रहेगी? क्या करूं यार, तुम लोग तो जानते हो कि मेरे पिताजी एक साधारण मजदूर हैं। मैं भला इतने महंगे कपड़े कहाँ से पहनूंगी? इसीलिए मैं इसी ड्रेस को पहन लेती हूँ। तुम लोगों की तरह बार बार नहीं ड्रेस नहीं खरीद सकती। छोड़ो ना यार, ये गरीब है, हमारे जैसे महंगे कपड़े नहीं पहन सकती। इसे तो इन्हीं पुराने कपड़ों में अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। जाने दे, हम लोग इसके साथ अपना समय क्यों बर्बाद करें। चल हम लोग अपनी फोटोज लेते हैं। रेणुका, चल तू भी आजा हमारे साथ पिक में। अरे नहीं नहीं, इसे रहने देते हैं। अगर इतनी पुरानी ड्रेस के साथ हमने पिक ली और उसे स्टेटस में लगाया तो लोग क्या कहेंगे? हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। रहने दे, इसके लिए यही ठीक है कि ये हमारी पिक में ना आए। ऐसा कहकर शालिनी अपनी सहेलियों के साथ वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रेणुका अपने घर आ जाती है। तब रेणुका की माँ कहती है, रेणुका बेटा, आ गई तू पार्टी से? अरे तू इतनी उदास क्यों दिख रही है? और तूने पार्टी में खाना वाना अच्छे से खाया या नहीं? नहीं माँ, मैंने खाना नहीं खाया। तुम्हें तो पता है ना कि मैं पुराने कपड़े पहन कर गई थी और पुराने कपड़ों में कितनी बेइज्जती होती है। माँ, लगता है दीदी को हमारी पड़ोसन शालिनी दीदी मिल गई थी, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। हाँ मुकेश, तू सही कह रहा है। शालिनी ने मेरे पुराने कपड़ों की वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की। पता नहीं ये शालिनी की बच्ची अमीर है तो खुद को क्या समझती है। अरे बेटा, वो अमीर है ना, इसलिए उसे घमंड है। तू ध्यान मत दे, कुछ नहीं होता उसके बेइज्जती करने से। तेरी बेइज्जती थोड़ी ना हो गई। अच्छा रेणुका बेटा, ये सारी बातें छोड़, अब भूख लगी है, चल हमारे साथ तू भी खाना खा ले। फिर कविता मिट्टी के चूल्हे पर गरम गरम रोटियां सेकती है। सभी लोग चटाई पर साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन दिलीप सुबह सुबह नाश्ता करके मजदूरी पर चला जाता है और मुकेश स्कूल चला जाता है। फिर रेणुका घर का सारा काम खत्म करती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, घर में सारी सब्जियाँ खत्म हो गई हैं। ऐसा करती हूँ कि मैं बाजार से सब्जियाँ ले आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, जा, लेकिन शाम होने से पहले ही घर लौट आना। अब रेणुका सब्जियां लेने के लिए बाजार जाती है। वह अलग अलग तरह की सब्जियां खरीदती है और फिर वापस आने लगती है। तभी हमेशा की तरह रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा मॉल दिखाई देता है। मॉल के बाहर स्टैचू पर एक बहुत सुंदर लहंगा लगा हुआ था। रेणुका वहीं रुक जाती है और उसे लहंगे को देखने लगती है। उस लहंगे को ध्यान से देखकर वो सोचती है, कितना सुंदर लहंगा है ये, जरूर ये बहुत महंगा होगा। काश मैं कभी ऐसा लहंगा पहन पाती। रेणुका ऐसा सोच ही रही थी कि तभी शालिनी अपनी सहेली के साथ उसी मॉल से शॉपिंग करके बाहर आती है। जैसे ही शालिनी रेणुका को देखती है, वह उसके पास आ जाती है और कहती है, किरण, तू देख रही है? रेणुका कितनी लालच भरी नजरों से इस लहंगे को देख रही है। हाँ शालिनी, बेचारी खरीद नहीं सकती ना, इसीलिए इतनी लालच भरी नजरों से देख रही है। वैसे किरण, तूने रेणुका को ये नहीं बताया कि मैंने तो इस ड्रेस से भी सुंदर और महंगी ड्रेस खरीदी है। ये गरीब है ना, शायद ये सुनकर ही खुश हो जाए। खरीद तो सकती नहीं ये ऐसी ड्रेस। हाँ यार, इसमें बताना क्या है? तू अमीर है, कोई भी ड्रेस खरीद सकती है। अच्छा रेणुका सुन, तुझे पता है ना कि हमारी सहेली कंचन की कल शादी है। देख, तू कंचन की शादी में मत जाना अपने पुराने कपड़े पहनकर, वरना तेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है शालिनी, मैं नहीं आऊंगी।
लेकिन तुझे अमीर होने के नाते मेरी इतनी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं बनता। अगर दोस्त ऐसे होते हैं तो दुश्मनों की क्या जरूरत है। ऐसा कहकर रेणुका रोते हुए अपने घर आ जाती है। उसे रोता हुआ देखकर उसका भाई मुकेश कहता है, क्या हुआ रेणुका दीदी? आज शालिनी दीदी ने फिर तुझे कुछ कहा क्या? हाँ मुकेश, शालिनी की नजर में हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम गरीब हैं। मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, इसलिए वो मुझे बार बार बेइज्जत करती है। काश हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी महंगे महंगे कपड़े पहनते और फिर वो शालिनी मुझे कुछ नहीं कह पाती। रेणुका बेटा, तू शालिनी की बातों का क्यों बुरा मानती है? ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाया करते बेटा। हाँ दीदी, और तू चिंता मत कर। जब मैं बड़ा होकर कमाने लगूंगा ना, तो तेरे लिए बहुत महंगी ड्रेस लेकर आऊंगा। अपने भाई और अपनी माँ की बात सुनकर रेणुका मुस्कुरा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रेणुका अपने घर में बैठी अपनी माँ के साथ सब्जियां काट रही होती है। तभी शालिनी वहां आती है और कहती है, रेणुका, कल मेरा जन्मदिन है और मैं तुझे अपने जन्मदिन की दावत देने आई हूँ। तू मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। आखिर तू मेरी सहेली है, तुझे तो आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ शालिनी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे जन्मदिन पर जरूर आऊंगी। हाँ रेणुका, लेकिन अच्छे कपड़े पहनकर आना, ताकि मैं तेरे साथ फोटो लेकर उसे स्टेटस में डाल सकूं। पुराने कपड़े पहनकर मत आ जाना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर शालिनी वहां से चली जाती है। शालिनी के जाने के बाद रेणुका अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने देखा ना शालिनी क्या कहकर गई। मैं शालिनी की बर्थडे पर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। शायद मेरी किस्मत में किसी की बर्थडे पार्टी में नए कपड़े पहनकर जाना लिखा ही नहीं है। तभी दिलीप घर आ जाता है और ये सारी बातें सुनकर कहता है, अरे बेटा, तू इतनी चिंता क्यों करती है? देख, आज मुझे मजदूरी करके थोड़े ज्यादा पैसे मिले हैं। तू ये पैसे रख ले और इससे अपने लिए कपड़े खरीद लेना। ऐसा कहकर दिलीप रेणुका को कुछ पैसे दे देता है। पैसे लेने के बाद रेणुका कहती है, पिताजी, इतने पैसों में अच्छे कपड़े थोड़ी ना आते हैं। आप तो रहने ही दीजिए, मुझे नहीं जाना किसी पार्टी में। बेटा, इतने पैसों में रेडीमेड कपड़े नहीं आ सकते, लेकिन हम बाजार से कपड़ा लेकर उसे सिलवा तो सकते हैं ना। माँ, ये तो आप ठीक कह रही हो। ठीक है, तो हम आज ही बाजार जाकर मेरे लिए कपड़ा ले आएंगे और उसे सिलवा लेंगे। फिर मैं वही पहनकर शालिनी के बर्थडे में चली जाऊंगी। शाम को रेणुका अपनी माँ के साथ बाजार जाकर अपने लिए कपड़े ले आती है और उसे ले जाकर दर्जी के पास सिलने के लिए डाल देती है और कहती है, भैया, बहुत सुंदर ड्रेस सिलना मेरी। और हाँ, मुझे कल शाम तक ये ड्रेस चाहिए। मुझे अपनी सहेली के बर्थडे पर पहनना है। अरे बिटिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं बहुत सुंदर ड्रेस बनाऊंगा और समय पर दे दूंगा। जिसके बाद रेणुका घर वापस आ जाती है। अगले दिन शाम को वह दर्जी से अपने कपड़े लेकर घर आती है और उसे पहनकर अपनी माँ के सामने आती है और कहती है, माँ बताओ, इन कपड़ों में मैं कैसी लग रही हूँ? बेटा, तू बहुत सुंदर लग रही है और मेरी बेटी तो सुंदर है ही। चल, अब जल्दी से तैयार हो जा और पार्टी के लिए जा, वरना देर हो जाएगी। उसके बाद रेणुका वही कपड़े पहनकर थोड़ा तैयार होती है और रास्ते से एक बड़ी सी चॉकलेट खरीदकर शालिनी की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। रेणुका शालिनी के पास जाती है और उसे चॉकलेट देते हुए कहती है, शालिनी, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। ये चॉकलेट मेरी तरफ से तेरे लिए है और देख, मैं तेरे बर्थडे पर नए कपड़े भी पहन कर आई हूँ। अब तो तू मेरे साथ फोटो लेगी ना? रेणुका, पहली बात, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तू मेरे लिए चॉकलेट लेकर आई है। खैर, मैं समझ सकती हूँ कि तू गरीब है, तो और क्या ही लाती तू मेरे लिए। मैं इसे रख लेती हूँ। और रही बात तेरी कपड़ों की, तो तू ये सड़क छाप सिले हुए कपड़े पहनकर मेरी बराबरी करना चाहती है। हम तेरी तरह सस्ते और सिले हुए कपड़े नहीं पहनते। मेरी ड्रेस देख रही है कितनी महंगी है। तू मेरे बर्थडे पर आई, वो ठीक है, लेकिन सॉरी, मैं तेरे साथ फोटो नहीं ले सकती। ऐसा कहकर शालिनी वहां से चली जाती है और बेचारी रेणुका चुपचाप खड़ी देखती रहती है। इस पार्टी में नीलेश भी अपने परिवार के साथ आया हुआ था। नीलेश अपने परिवार के साथ दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। ये सब देखकर नीलेश अपनी भाभी से कहता है, भाभी, आप देख रही हो ना, शालिनी ने उस बेचारी गरीब लड़की को कितना बेइज्जत किया, लेकिन फिर भी वो चुपचाप सुनती रही। उसने कुछ भी नहीं कहा। हाँ देवत जी, मैं भी यही देख रही थी। सचमुच वह लड़की बहुत अच्छी है। अरे ठीक ही तो किया शालिनी ने। अब गरीबों को बर्थडे पार्टी पर बुला लेने का मतलब ये नहीं है कि उनकी बराबरी में खड़े हो जाए।
तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही दया आ रही है उस लड़की पर। पार्टी खत्म होने के बाद नीलेश अपने परिवार वालों के साथ घर आ जाता है। नीलेश शहर के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, जिसके घर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस नीलेश की माँ को अपनी बड़ी बहू की तरह नीलेश के लिए भी एक अमीर लड़की की तलाश थी, जिससे वो अपने बेटे की शादी करवा सके। अगले दिन सभी लोग हाल में बैठे हुए थे और शारदा अपनी फोन में शालिनी के बर्थडे की फोटोज देख रही थी। तभी वो नीलेश को शालिनी की कुछ फोटोज दिखाते हुए कहती है, देख रहा है ना नीलेश बेटा, शालिनी कितनी सुंदर लग रही है, और आप लोग भी देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है। शारदा के दिखाने पर सभी लोग शालिनी की फोटो को देखते हैं। फिर शारदा नीलेश से कहती है, सच कहूं नीलेश बेटा, तो शालिनी मुझे तेरे लिए बहुत पसंद है। तू कहे तो मैं कल ही शालिनी की माँ से तेरे रिश्ते की बात कर लूं। माँ, सच कहूं तो मुझे वो गरीब लड़की पसंद थी जो शालिनी की सहेली थी। आप उसका पता करो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये तू क्या कह रहा है बेटा? तू उस गरीब लड़की को इस शर्मा निवास की बहू बनाना चाहता है? हम लखपतियों के लिए क्या लड़कियों की कमी हो गई है जो तू उस गरीब लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहता है? माँ, अगर वो गरीब है तो क्या हुआ, हमारे घर आकर तो वो अमीर हो जाएगी ना। और फिर सच कहूं तो मुझे शालिनी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो शालिनी की दोस्त पसंद आई हैं। नीलेश, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू उस गरीब फटीचर लड़की से शादी नहीं कर सकता। आखिर समाज में हमारी भी कोई इज्जत है। लोग क्या कहेंगे? माँ, आप जानती हो कि मैं समाज और समाज की दकियानूसी बातों पर विश्वास नहीं रखता। जो भी हो माँ, लेकिन मुझे तो वही पसंद है और मैं शादी करूंगा तो मैं उसी से करूंगा। ऐसा कहकर नीलेश अपने कमरे में चला जाता है। तब मोहन शारदा से कहता है, शारदा, अगर तुम्हारे बेटे को वही लड़की पसंद आ गई है तो दिक्कत क्या है? उसी से नीलेश की शादी करवा दो। आखिर उसकी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता। हाँ माँ, पिताजी सही कहते हैं। वैसे वह लड़की सचमुच बहुत अच्छी थी, मुझे भी वह बहुत अच्छी लगी। आपने देखा नहीं कि शालिनी की इतनी बेइज्जती करने के बाद भी उसने कोई हंगामा नहीं खड़ा किया। माँ, कोमल ठीक कह रही है। और फिर आप तो नीलेश को जानती हो कि अगर उसने जिद कर लिया तो वो वही करेगा जो वो चाहता है। ठीक है, तुम लोगों को जो सही लगता है वही करो। ऐसा कहकर शारदा अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन मोहन अपने पूरे परिवार के साथ रेणुका के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है। शारदा को रेणुका पसंद नहीं थी, इसलिए वह चुप रहती है। लेकिन मोहन रेणुका के पिता से कहता है, भाई साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अगर आपको एतराज ना हो तो हम इस रिश्ते को पक्का करना चाहते हैं। अरे भाई साहब, हर बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा ही रिश्ता चाहता है। अब भला मुझे और क्या चाहिए? मेरी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का है। इस तरह रेणुका और नीलेश का रिश्ता पक्का हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और शादी का दिन करीब आने लगता है। एक दिन कोमल नीलेश से कहती है, नीलेश, अब शादी का दिन करीब आने लगा है, क्यों ना हम आज चलकर होने वाली दुल्हन के लिए शॉपिंग कर लें। आखिर उसके लिए शादी का लहंगा भी तो खरीदना है। ठीक है भाभी, तो चलिए चलते हैं। मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। नीलेश तैयार होकर आता है और कोमल और धीरज को लेकर शहर के सबसे बड़े मॉल में जाता है और कहता है, चलो भाभी, अब आप अपनी होने वाली देवरानी के लिए सुंदर सा लहंगा पसंद करो। अब कोमल ढेर सारे लहंगे देखती है। फिर उसे एक 25 लाख का लहंगा पसंद आ जाता है। कोमल उसे नीलेश को दिखाते हुए कहती है, देखो नीलेश, ये लहंगा कितना सुंदर है। देवरानी जी पर यह बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से ही लहंगा खरीद लेती हूँ उन्हें देने के लिए। हाँ हाँ भाभी, ये लहंगा तो सचमुच बहुत सुंदर है। वैसे मैं देख रहा हूँ कि देवरानी के आने से पहले ही आप उसके बारे में बहुत सोच रही हो। क्यों ना सोचूं? आखिर मेरी इकलौती देवरानी जो है। देवर और भाभी की बातें सुनकर धीरज कहता है, कोमल, मुझे तो लगता है कि कहीं तुम अपनी देवरानी के आने के बाद हम सबको ही ना भूल जाओ। आप लोग तो मेरी देवरानी के आने से पहले ही इतनी बातें बना रहे हैं, पता नहीं उसके आने के बाद क्या करेंगे। अब चलिए, मुझे और भी शॉपिंग करनी है। ऐसे ही शादी की तैयारियां पूरी हो जाती है और शादी का दिन भी आ जाता है। सभी लोग बारात लेकर वेन्यू पर पहुंचते हैं। फिर कोमल रेणुका के कमरे में आती है और उसे लाखों का लहंगा लाकर देते हुए कहती है, देवरानी जी, ये रहा आपकी शादी का लहंगा।
मैंने बहुत मन से पसंद किया है। जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाइए, बारात आ चुकी है। ठीक है जेठानी जी, मैं तैयार हो जाती हूँ। लहंगा देकर कोमल कमरे से बाहर चली जाती है। रेणुका की माँ यह सब देखकर रेणुका से कहती है, अरे वाह रेणुका बेटा, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। तेरी जेठानी अपनी गरीब देवरानी के लिए लाखों की ड्रेस लेकर आई है। हाँ माँ, आपको पता है ना कि मुझे हमेशा से महंगे कपड़े पहनने का कितना शौक था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा ये शौक कभी पूरा हो सकता है, लेकिन आज वो शौक पूरा होने जा रहा है। हाँ बेटा, मैं भी तेरे लिए बहुत खुश हूँ। आज तो सभी की नजर सिर्फ तुझ पर टिकी रहेगी। अब जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जा। ऐसा कहकर कविता वहां से चली जाती है और रेणुका लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। जैसे ही वह लहंगा पहनकर स्टेज पर आती है तो नीलेश उसे देखता ही रह जाता है। रेणुका स्टेज पर जाकर नीलेश के साथ खड़ी हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वरमाला होने लगती है। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। यह देखकर नीचे खड़ी शालिनी पूरी तरह जल जाती है। तभी किरण उससे कहती है, देख रही है शालिनी, भले ही रेणुका ने हमेशा सस्ते ड्रेस पहने हों, लेकिन आज उसकी अमीर जेठानी अपनी गरीब देवरानी के लिए लाखों का लहंगा लाई है। उसके ड्रेस के आगे तो हम सबके ड्रेस फीके पड़ गए हैं। हाँ किरण, इनकी तो औकात ही नहीं थी महंगे कपड़े पहनने की। इसीलिए कविता आंटी ने अपनी बेटी की बड़े घर में शादी कर दी, ताकि वो भी हमारी तरह महंगे कपड़े पहन सके। शालिनी की बात सुनकर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, शालिनी बेटा, ऐसा नहीं सोचते। रेणुका बेचारी तो हमेशा से ही महंगे कपड़ों के लिए तरसती रही है। अब अगर किस्मत से उसे महंगे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं तो तुम लोग क्यों जल रही हो? वो तुम्हारी सहेली है, तुम्हें तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। इस तरह रेणुका की शादी हो जाती है और वो विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। कोमल उसकी आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश करवाती है। रेणुका घर के अंदर आती है और अपना बड़ा सा घर देखकर मन ही मन कहती है, वाह, मेरा ससुराल कितना बड़ा और कितना सुंदर है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इतने बड़े घर की बहू बन गई हूँ। मेरे ससुराल वाले सचमुच बहुत अमीर हैं। उसे इस तरह घर देखते हुए देखकर शारदा ताना मारते हुए कहती है, बड़ी बहू, अब गृह प्रवेश हो गया हो तो छोटी बहू को उसके कमरे में पहुंचा दो, वरना छोटी बहू तो बस घर देखकर ही खुश होती रहेगी। वैसे भी इसने इतना बड़ा घर पहली बार देखा होगा। शारदा, तुम कभी अच्छा नहीं बोल सकती क्या? रेणुका बिटिया, तुम थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में आराम करो। मोहन की बात सुनकर रेणुका अपने कमरे में चली जाती है। रेणुका और नीलेश आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। अगले दिन सुबह कोमल रेणुका के कमरे में आती है और उसे एक सुंदर सी ड्रेस देते हुए कहती है, देवरानी जी, आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म है। यह लीजिए, मेरी तरफ से यह साड़ी रख लीजिए। इसे पहनकर तैयार हो जाइए। इस साड़ी में आप बहुत सुंदर लगेंगी। लेकिन भाभी, ये साड़ी तो बहुत महंगी लगती है। जरूर ये 10 लाख की होगी। देवरानी जी, यह साड़ी लाखों की जरूर है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा कीमती है। अब इसे पहनकर तैयार हो जाइए। ऐसा कहकर कोमल वहां से चली जाती है। वह साड़ी पाकर रेणुका बहुत खुश होती है। रेणुका उस साड़ी को पहनकर हल्का मेकअप करके तैयार हो जाती है, जिसके बाद रेणुका बहुत सुंदर लग रही होती है। वो हॉल में आती है, तब तक सभी पड़ोसनें आ चुकी होती हैं। अरे वाह शारदा, तू तो बहू बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आई है। यह सुनकर जहां रेणुका बहुत खुश हो जाती है, वहीं शारदा का मुंह बन जाता है। सभी पड़ोसनें रेणुका की बहुत तारीफ करती है। मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो जाती है और सभी अपने अपने घर लौट जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रेणुका अपने ससुराल में काफी घुल मिल गई थी, लेकिन अब तक वो अपनी सास का दिल नहीं जीत पाई थी। एक दिन नीलेश रेणुका से कहता है, रेणुका, अगले हफ्ते माँ और पिताजी की 25वीं शादी की सालगिरह है। अरे वाह नीलेश जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम इस बार माँ जी और पिताजी की एनिवर्सरी मिलकर धूमधाम से मनाएंगे। हाँ रेणुका, मैं भी यही सोच रहा था। ऐसा करते हैं कि कल सुबह उठकर सभी से इस बारे में बात करते हैं। अगले दिन नीलेश सभी लोगों से कहता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माँ और पिताजी की 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है, तो क्यों ना हम इस बार इसे बड़े धूमधाम से मनाएं। हाँ नीलेश, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। मैं ऐसा करता हूँ कि मेहमानों की लिस्ट बना लेता हूँ और साथ ही खाना बनाने के लिए रसोइया बुक कर देता हूँ।
तुम डेकोरेशन की जिम्मेदारी ले लो और कोमल और रेणुका तुम दोनों माँ को शॉपिंग करा देना और अपने लिए भी ड्रेस ले लेना। हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए। शॉपिंग का काम हम सब औरतें मिलकर देख लेंगी। सभी लोग शारदा और मोहन की 25वीं सालगिरह की तैयारी में लग जाते हैं। अगले दिन कोमल अपनी सास और देवरानी को लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। वे बहुत बड़े मॉल में पहुंचते हैं। ढेर सारी साड़ियां देखने के बाद शारदा को 30 लाख की साड़ी पसंद आती है। शारदा कहती है, अरे कोमल, ये साड़ी कैसी लग रही है, जरा मुझे बताना तो। माँ जी, ये बहुत सुंदर लग रही है और आप पर तो ये बहुत खिलेगी। रेणुका बहू, मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैंने कोमल बहू से पूछा है। वैसे भी तुम्हें भला महंगे कपड़ों की क्या समझ। ओहो माँ जी, आप भी ना। और यहाँ सब छोड़िए, यहाँ साड़ी बहुत सुंदर है, आप इसे तो ले ही लीजिए। ऐसा कहकर कोमल वह साड़ी अपनी सास के लिए पैक करवा देती है। फिर वह अपनी देवरानी से कहती है, रेणुका, तुम भी अपनी पसंद की साड़ी देख लो। रहने दीजिए कोमल भाभी, मुझे तो बस वही साड़ी पसंद आई थी जो माझी ने ले ली। रेणुका, तुम उसी का दूसरा कलर ले लो। यह रही वह दूसरे कलर की साड़ी, तुम इसे भी काउंटर पर पहुंचाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ऐसा कहकर कोमल रेणुका और शारदा को काउंटर पर भेज देती है। फिर कोमल एक और बहुत सुंदर ड्रेस उठाकर मन ही मन कुछ सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद वे लोग घर आ जाते हैं। देखते ही देखते समय बीत जाता है और शारदा और मोहन की सालगिरह का दिन भी आ जाता है। कोमल अपनी सास के कमरे में आकर कहती है, माझी, शाम हो गई है और सभी मेहमान भी आने लगे हैं। अब आप जल्दी से अपनी साड़ी पहनकर तैयार हो जाइए, पार्टी में जाने का समय हो रहा है। हाँ हाँ कोमल, बस मैं कबर से अपनी साड़ी निकाल रही थी। ऐसा कहकर शारदा कबर से साड़ी निकालती है और जैसे ही वह साड़ी देखती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह साड़ी चूहे ने काट दी होती है। यह देखकर शारदा परेशान हो जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है किसी चूहे ने मेरी साड़ी कुतर दी। इतनी सुंदर साड़ी खराब हो गई। मेरे पास अभी पहनने के लिए दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? अगर मैं अपनी 25वीं सालगिरह में नए कपड़े पहनकर नहीं गई तो लोग पता नहीं मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। माँ जी, शांत हो जाइए, हम देखते हैं, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। रेणुका भी शारदा की इतनी तेज आवाज सुनकर कमरे में आ जाती है। पूछने पर कोमल रेणुका को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर रेणुका अपने कमरे में जाती है और अपनी साड़ी लाकर अपनी सास को देते हुए कहती है, माँ जी, आप परेशान क्यों होती हैं? आपकी साड़ी चूहे ने कुतर दी तो क्या हुआ, आप मेरी साड़ी पहन लीजिए। वैसे भी ये साड़ी आपकी साड़ी का ही दूसरा कलर है। नहीं नहीं बहू, अगर मैं ये साड़ी पहनूंगी तो तुम क्या पहनोगी? माँ जी, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी 25वीं सालगिरह है, आपका अच्छा दिखना ज्यादा जरूरी है। मैं कुछ और पहन लूंगी। ऐसा कहकर रेणुका अपनी साड़ी अपनी सास को देकर वहां से चली जाती है। रेणुका के जाने के बाद कोमल अपनी सास से कहती है, माँ जी, रेणुका गरीब जरूर है, लेकिन उसका दिल सचमुच बहुत बड़ा है। अच्छा, आप तैयार हो जाइए, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर कोमल वहां से चली जाती है। कोमल के जाने के बाद शारदा अपने मन में सोचती है, सच कहती है कोमल, गरीबी और अमीरी अपनी जगह है, लेकिन मेरी बहू का मन बहुत बड़ा है। जिसके बाद शारदा तैयार होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रेणुका अपने लिए एक सिंपल सी साड़ी निकाल रही होती है, लेकिन इससे पहले कि रेणुका उसे पहनती, कोमल एक महंगी सी साड़ी रेणुका के कमरे में लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, अरे रेणुका, तुम ये क्या पहनने जा रही हो? तुम्हें यह सिंपल सी साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जेठानी तुम्हारे लिए लाखों की साड़ी लाई है। ये लो, ये रही वह साड़ी। ऐसा कहकर कोमल रेणुका को अपने हाथों से वो महंगी सुंदर सी साड़ी देती है। रेणुका वो साड़ी देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भाभी, ये साड़ी सच में बहुत सुंदर है। लेकिन भाभी, इस साड़ी को तो मैंने मॉल में देखा था, क्या आपने वहीं से खरीदी है? दरअसल तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मैंने यह साड़ी खरीदी थी, और किस्मत देखो कि मेरा गिफ्ट आज तुम्हारे ही काम आ गया। चलो, अब जल्दी से यहाँ ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ, हमें माँ जी को लेकर पार्टी में भी पहुँचना है। ऐसा कहकर कोमल वहां से चली जाती है। सभी लोग तैयार होकर थोड़ी देर बाद पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में पहुंचकर कोमल रेणुका से कहती है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और है।
पता है, मैंने तुम्हारे सारे मायके वालों को यहाँ बुला लिया है और हाँ, तुम्हारी सहेलियों को भी बुलाया है। देखो, वहाँ रहे वो लोग। रेणुका अपने मायके वालों और अपनी सहेलियों शालिनी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो पहले अपने माता पिता और अपने भाई से मिलती है। रेणुका को देखकर कविता कहती है, रेणुका बेटा, तुम तो इतने महंगे कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। दीदी, तू तो कहती थी कि तेरी किस्मत में महंगे कपड़े नहीं लिखे हैं। तेरी किस्मत तो सितारों से भी ज्यादा चमकीली निकली। रेणुका, तुझे देखकर हमें बहुत खुशी होती है। हाँ पिताजी, ये सब आप लोगों का ही आशीर्वाद है। रेणुका अपने माता पिता और अपने भाई से बात कर रही होती है और दूर खड़ी शालिनी अपनी माँ से कहती है, देख रही हो माँ, रेणुका ने कितने महंगे कपड़े पहने हैं। मुझे पता है, अब उसे अपने महंगे कपड़ों का बहुत घमंड आ गया होगा और वो मुझे नीचा दिखाए बिना छोड़ेगी नहीं। चलो माँ, यहाँ से चलते हैं। कैसी बातें कर रही हो शीतल बेटी। रेणुका अगर आज अच्छे कपड़े पहन रही है तो उसने बुरे दिन भी देखे हैं। ये उसकी किस्मत है जिसके लिए हमें खुश होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि रेणुका तुम्हें नीचा दिखाएगी। शालिनी की माँ ऐसा कह ही रही होती है कि रेणुका वहाँ आ जाती है और कहती है, नमस्ते आंटी, कैसी हो आप? हाँ बेटा, मैं अच्छी हूँ। अरे शालिनी, देख क्या रही है? मुझे इतने दिनों बाद मिली है और गले नहीं लगेगी? ऐसा कहकर रेणुका शालिनी को गले लगा लेती है और कहती है, शालिनी, तू बहुत सुंदर लग रही है और हमेशा की तरह तेरा ड्रेस भी बहुत सुंदर है। यार, आज तो मैं ठीक से कपड़े पहन कर आई हूँ। आज तो मेरे साथ फोटो लेगी ना तू? रेणुका की बात सुनकर शालिनी शर्मिंदा हो जाती है और रेणुका से कहती है, कैसी बातें कर रही है रेणुका? मुझे तो लगा कि तेरी इतनी अमीर घर में शादी हुई है और अब तू इतने महंगे कपड़े पहनती है तो तुझे घमंड आ गया होगा और शायद तू मेरे साथ फोटो लेना भी पसंद ना करेगी। ऐसा कभी हो सकता है क्या शालिनी? तू हमेशा मेरी दोस्त थी और हमेशा मेरी दोस्त रहेगी। मेरे लिए तेरी दोस्ती हर महंगे कपड़े से ज्यादा कीमती है। अब चल, हम दोनों जल्दी से सेल्फी लेते हैं। ऐसा कहकर रेणुका शालिनी के साथ बहुत सारी पिक लेती है। फिर शालिनी रेणुका से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे। मैं हमेशा तेरे साथ फोटो लेने से मना करती रही, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मैं तेरे साथ फोटो ले रही हूँ और उससे भी ज्यादा गर्व मुझे इस बात का है कि मेरी जिंदगी में तेरे जैसी दोस्त है। रेणुका ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। रेणुका अपनी सहेली के साथ बातें करती है और खाना भी उसी के साथ खाती है। फिर पार्टी खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रेणुका की सास उसे हॉल में बुलाती है और एक सोने का हार देते हुए कहती है, रेणुका बहू, ये सोने का हार मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, इसे रख लो। रेणुका सोने का हार ले लेती है और कहती है, धन्यवाद माँ जी। वैसे रेणुका, तुम्हें ये सोने का हार पसंद तो आया ना? हाँ माँ जी, ये बहुत सुंदर है, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इसमें सोचने की क्या बात है, कहो। मुझे इस हार से भी ज्यादा कीमती चीज चाहिए और वो है आपका प्यार। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे माँ की तरह दिल से प्यार करें। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर शारदा रेणुका को गले लगा लेती है और आंखों में आंसू भरकर कहती है, बहू, मैंने तो तुम्हें कल ही अपना लिया था, क्योंकि कल ही मैंने तुम्हारा सोने जैसा दिल देख लिया था, जो हर चीज से ज्यादा कीमती है। मुझे माफ कर देना कि मैं अमीरी गरीबी के भेद में आकर तुम्हें गलत समझ बैठी। रेणुका ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास को गले लगा लेती है। पीछे खड़ी कोमल ये सब देखकर बहुत खुश होती है और इस तरह सभी लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।